दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, अब की बार ये बात भाई और बहनों कहने में मेरे दिल के अंदर वो व्यंग जो था वो थोड़ा सा दर्द दे रहा है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शैलोम। मैंने ये बीच में आपको अभिवादन करने से पहले ये बात इस वजह से कही क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाता था, नरेंद्र मोदी को झूठा मानता था, और आज से नहीं, मैं 2013 से मानता हूं। मेरे साथ एक वाकया, जब मैं कैथल से कलकत्ता साइकिल से जा रहा था तो एक ऐसा हुआ, एक आम आदमी के साथ बातचीत करते हुए इनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में कुछ मेरा दृष्टिकोण इस तरह से बदला कि मैं इन्हें सीरियसली लेना, मैंने इन्हें बंद कर दिया था। 2014 में सत्ता में आए नरेंद्र मोदी जी, 2019 में इन्होंने रिपीट किया, और अब 2023 चल रहा है, 2024 का नैरेटिव सेट होने का टाइम आ गया। जो बात मैं पहले दिन से कह रहा था वही बात मैं आज कह रहा हूं। अब पिछली बार हमने इसे रियल लाइफ और रियल लाइफ के संदर्भ में समझने की कोशिश की थी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इस रियल लाइफ के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर एक राजा आया। इस राजा का उदय हम लोग नहीं जानते थे। इनके पुराने फोटो निकल के आते हैं नरेंद्र भाई मोदी के, तो ये कहीं आडवाणी जी की सेवा में होते हैं, कहीं ये किसी छत्रप के पीछे खड़े होते हैं जैसे नीतीश कुमार के, कहीं मुरली मनोहर जोशी जी की सेवा करते हुए होते हैं। उसके बाद ये गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके कुछ ही दिन बाद वहां पे जो दंगे होते हैं वो हिंदुस्तान के इतिहास को बदल देने वाले होते हैं। इन सब दंगों की, सत्ता की, ये राजनीति की जो दिशा थी, ये मंडल और कमंडल के टाइम से तय हो चुकी थी, और धीरे 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 चलते 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 ये इस ऐसी नौबत पे आई थी कि जहां पे फिर उसकी परिणति गुजरात दंगों के रूप में हुई। 10 साल की सत्ता के बाद मनमोहन सिंह की विदाई हुई, जिन्हें गूंगा प्रधानमंत्री कह के सन्नाटे में कर दिया गया। उनका इतिहास में, भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, भारत के आर्थिक इतिहास में उनका रोल घोटालों का रहा, और उन्हीं के ऊपर एक राष्ट्रवाद की बात करते करते एक 56 इंच के सीने वाला नेता हमारे सामने लाया गया, और वो इलेक्शन जीता। उसने इंटरनल जो उसके पॉलिटिक्स का पार्टी के अंदर विरोध था उसको ख़त्म किया। देश में उसने अब एक तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देके सारे अपोजिशन को एक तरफ को करा, और वो एक निर्विवाद रूप से एक राजा के रूप में वो दिल्ली आके बैठ गया। आज जो बात जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, ये बात मैं जब से ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने और वहां दंगे हुए उस दिन से कहता चला आ रहा हूं कि ये व्यक्ति लोकतांत्रिक नहीं है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और एज सच मैं इससे आगे भी बढ़ के कहता हूं कि जो गुजराती मानसिकता है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे अब नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये सब के सब लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं, ये व्यापारी लोग हैं। व्यापारी जो है वो लोकतंत्र में या सबके सम्मान के भाव के चक्कर में नहीं पड़ता। अभी आपने गुजरात में जब ये झूला गिरा था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, तो इसके जो कंपनी ने इसका ठेका लिया था उसके मालिक की लिखी हुई किताब पढ़ी होगी। उसके अंदर भी उसने लोकतंत्र को भारत के ऊपर एक अभिशाप बताया था, एक खर्चीला तरीका बताया था सरकार चुनने का, और कहा था कि इलेक्शन खत्म कर दिए जाए और 10 साल के लिए नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंप दी जाए। तो ये राजा वहां से उभरते 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 उभरते, और फिर उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बना तो अमेरिका में, यूरोप में, इजराइल में, दुनिया में जहां भी जा रहे थे, बड़े बड़े फंक्शन हो रहे थे, उसमें हिंदुस्तानी एनआरआईज आ रहे थे और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि भारत को प्रधानमंत्री नहीं मिला है, एक समूचे विश्व को एक नया नेता मिला है जो कि उसको एक नई दिशा दे सकता है। अब पिछले कुछ समय से असंतोष के भाव इस राजा के प्रति उठने लगे। ये राजा अपने साथ एक तो लेके आया अपना राजनीतिक साथी,
जो उन्हें बड़े साहब कहता है और बहुत ही ईमानदारी से अपनी पूरी की पूरी योग्यता, चाहे वो धूर्तता की है, चाहे वो दुष्टता की है, चाहे वो कपट की है, वो अपने राजा की सेवा में लगाता है। राम के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे और विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप करते 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 ये लोग सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करते रहे। इनका यही एकमात्र मकसद है, यही एकमात्र काम है, रात और दिन ये यही काम करते हैं। इसी में इसका एक आयाम था आर्थिक आयाम, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। वही गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जब भारत के लेवल पे लागू किया गया तो ये जो अपने साथ एक गुजराती सेठ लाए थे, जो कि उस वक्त तक देश में इतना जानकारी उसके बारे में नहीं थी और वो देश के रईसों में भी बहुत पीछे था। जब वो इनके साथ दिल्ली आया तो प्रधानमंत्री मोदी अडानी लिखे हवाई जहाज पे आए, एक मैसेज चला गया, अडानी इज़ वेरी क्लोज टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के बहुत करीब हैं ये। फिर इन्होंने जो रेस लगानी शुरू करी तो ये भारत के सबसे बड़े रईस बने, इन्होंने अंबानी साहब को पीछे छोड़ा। उसके बाद ये एशिया के बने, उसके बाद ये विश्व में दूसरे तीसरे नंबर तक पहुंचे और पूरी दुनिया में से इनके ऊपर ये जहाँ चाह रहे थे पोर्ट खरीद रहे थे। इजराइल में बहुत महंगा पोर्ट खरीदा, खदानें खरीद रहे थे ये इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। हिंदुस्तान के अंदर तो सब कुछ इनको जा रहा था। तो इनका जो राइज था वो फिनोमिनल राइज था, ना जाने कहाँ से पैसे आ रहे थे और लगातार पैसे लग रहे थे और ये मान के चला जा रहा था कि जितनी तेजी से ये तरक्की कर रहे हैं उतनी ही तेजी से भारत तरक्की कर रहा है और उतनी ही बड़ी कामयाबी इनके हाथ में, राजा के हाथ में आ रही है, नरेंद्र मोदी के हाथ में आ रही है। ये उनकी नीतियों का परिणाम है। उनकी नीतियों की वजह से ही इतनी तेज तरक्की हो रही है अडानी की, इस वजह से देश की, इस वजह से वो पूरे दुनिया में एक भारत के एक ऐसे नेता के रूप में एस्टेब्लिश किए जा रहे थे जो भारत को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा रहा था। ये खोखलापन इस मॉडल का, ये मायावी मॉडल हम लोगों को, जिन्हें रात और दिन इस बात की परेशानी, इस बात की समस्या का सामना करना पड़ता है, पहले अपनी नौकरी, फिर घर का खर्चा, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की नौकरी, रात और दिन उन्हीं उलझनों में। और जो कुछ हमें जानकारी होती है वो सुबह को जो न्यूज़पेपर आता है उससे होती है, जो कुछ हम दिन में जब फुर्सत होती है थोड़ी बहुत टीवी खोलते हैं तो उससे होती है। तो ये जानकारी हम तक आ रही थी कि हमारा देश एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जा रहा है। पर पिछली 23 जनवरी को एक रिपोर्ट ने ये सारा भ्रमजाल खत्म कर दिया। उसके बाद उस वक्त तो ये लगा कि ये एक आर्थिक आयाम मात्र है और एक भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा गया है और वो प्रधानमंत्री के चूंकि करीबी है, इस वजह से उसके ऊपर प्रधानमंत्री पे भी कुछ छींटे और आंच आएंगी जिसकी उनको हो सकता है कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन उसके बाद के जो कुछ क्रियाकलाप हुए हैं वो ये बताता है कि ये जियोपॉलिटिकल है। आप लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान और उससे पहले भी डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे शायद मेरी बाइट्स को सुना हो, तो उस वक्त भी मेरा काम सिर्फ इनका सरलीकरण करके, इन्हें सिंप्लीफिकेशन से ये समझाना होता था कि भाई दुनिया में जो चल रहा है वो हमारे हिसाब से कैसे रेलिवेंट है। आपको याद होगा पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो हार रहे थे और हारते हारते जीते थे। उस वक्त अमेरिका के अंदर एक बात थी, मेरे साथी भी कुछ अमेरिका में हैं जो कंप्यूटर्स के कोर्स करके, मैं आपके बीच में धक्के खा रहा हूँ, वो अमेरिका चले गए हैं, उनसे मेरी बातचीत रहती है। तो उनमें से एक पॉलिटिकल एनालिसिस का भी थोड़ा शौक रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे दो लॉबी टकरा रही हैं। पहली लॉबी है हिलेरी क्लिंटन के साथ, वो मेडिकल लॉबी है, वो दवाइयों के ऊपर अंधाधुंध पैसा लगाए हुए है। और दूसरी ट्रंप साहब के साथ है, वो हथियारों की लॉबी है। जब ट्रंप साहब सत्ता में आए तो अचानक पूरी दुनिया के अंदर हॉट स्पॉट्स डेवलप होने लगे। चाइना और जापान का मामला गर्म होने लगा, उनकी सरहद पे जो है टेम्परेचर बढ़ने लगा। कोरिया बार बार धमकी देता था, वो मिसाइल छोड़ के दिखाता था, मिसाइल का परीक्षण करता था, तो जापान और साउथ कोरिया के साथ उस जगह पे ये उत्तेजना बढ़ने लगी थी। भारत में तो पूरे के पूरे हिमालय को अगर हम कवर करें तो नॉर्थ ईस्ट से लेके, फार नॉर्थ ईस्ट से लेकर और कश्मीर तक एक बहुत हॉट एरिया बन गया था, उधर चाइना और इधर पाकिस्तान।
फिर इन सब हरकतों के बाद होते होते ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, ये सब हॉट स्पॉट्स बनने लगे थे। सारी दुनिया एक दूसरे के ऊपर तलवारें खींची हुई थी, क्योंकि ट्रम्प साहब के पीछे हथियार लॉबी थी। अरबों खरबों डॉलर हथियार इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए हैं। अगर युद्ध नहीं होगा तो वो खर्च नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे तो कंपनियां डूब जाएंगी, नए ऑर्डर नहीं आएंगे। तो उनके लिए एक युद्ध जरूरी था। उस तैयारी में आखिर में ट्रम्प साहब का जब इलेक्शन का नंबर आया तो एक माहौल ऐसा सा आकर बना कि जिसके अंदर ये लगने लगा अमेरिकन सिस्टम ने भी, मतलब उनके हाईएस्ट लेवल पे भी इस बात को कहा जाने लगा कि इनसे परमाणु बम का बटन ले लिया जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति से परमाणु बम का बटन ले लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में या किसी और फ्रस्ट्रेशन में ये इस ऑप्शन को चूज कर ले। तो वहां हालात इतने बिगड़ चुके थे। अब जब ये जो बाइडेन साहब का और ट्रम्प साहब का इलेक्शन हुआ, तो इसका क्या रिजल्ट आया? मेरे उसी मित्र ने मुझे बताया, और बहुत खूबसूरत छोटे शब्दों में बताया, कि इस बार अमेरिका के इलेक्शन में ये तय है कि अगर ट्रम्प साहब जीतेंगे तो पूरी दुनिया के सिरों पे मिसाइल और बम गिरेंगे। हथियार इंडस्ट्री ऐसे ही करेगी। और अगर जो बाइडेन साहब जीतेंगे तो पूरी दुनिया के पिछवाड़े पे इंजेक्शन ठोके जाएंगे, बम्पी पे इंजेक्शन लगाए जाएंगे। जो बाइडेन साहब जीत गए। अमेरिका ने मिसाइल के मुकाबले इंजेक्शन को प्रेफर करा। और उसके बाद आपने देखा कि कोरोना आया, पूरी दुनिया एक विलेज बन गई, एक छोटा सा गांव बन गया। चिली, जिसका बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में नाम नहीं सुना होगा, उसके किसी प्रांत का नाम नहीं सुना होगा, उसकी राजधानी का नाम नहीं सुना होगा, उसके गांव का नाम नहीं सुना होगा, वहां भी ठीक वही हालात थे जो हमारे यहाँ रजबपुर के थे, जो हमारे यहाँ नन्हेपुर के थे। तो सारी दुनिया एक ही हालात में से होकर गुजरी। और फिर अचानक आपने अखबारों में पढ़ना शुरू कर दिया होगा, आज लगाए 5 करोड़ के पिछवाड़े पे इंजेक्शन, आज लगाए 10 करोड़ के पिछवाड़े पे इंजेक्शन। अब पूरी दुनिया के पिछवाड़ों पे इंजेक्शन लगाए जाने लगे। इसी जियो पॉलिटिकल में एक दिन नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन को अपने अंदर समाहित करना चाहा। नाटो रशिया को अपना, रशिया उसे खतरा मानता है। उस वक्त ये नौबत आई कि रशिया ने कहा कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यूक्रेन को बहुत सारे देशों से मदद मिली, खासतौर से नाटो कंट्रीज से और वेस्टर्न फ्री डेमोक्रेसी से। और वो युद्ध वहाँ पे शुरू हो गया। और आपने भी उस युद्ध का, अभी तक चल रहा है, उसकी सारी जानकारी, कुछ तो चैनल ऐसे हैं जो कोई दूसरी खबर दिखाते ही नहीं, सिर्फ युद्ध और युद्ध ही दिखाते हैं। और उस युद्ध में भी क्या दिखाते हैं कि भारत के छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, तो जिन बसों के ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ होगा, जिसमें छात्र जा रहे होंगे, उसके ऊपर रूस के हवाई जहाज हमला नहीं करेंगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हमारे को यहाँ इस देश के अंदर बताई जाने लगी। अब मेरी जानकारी में या मेरी समझदारी में, आपकी समझदारी में, और एक रिक्शा वाले की या एक साधारण गृहिणी की जो समझ है, जानकारी है, उसमें थोड़ा अंतर है। मेरी तो समझ में नहीं आया कि 1500-2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता हुआ वो हवाई जहाज किस तरीके से बस के ऊपर भारत के झंडे को देखेगा, पहचानेगा और बम ना मारने का फैसला करेगा। तो ये ऊट पटांग बातें सिर्फ एक आदमी की छवि को बनाए रखने के लिए कही जा रही थी। ये सारी की सारी छवि भारत ने इस दौरान, इस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक संतुलन सा बना के रखा। वो रशिया से तेल ले रहा था, सस्ता तेल ले रहा था, उसे साफ करके उन्हीं देशों को बेच रहा था जो देश रूस का विरोध कर रहे थे। तो उस टाइम पे भारत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति कमजोर तो ये पड़ ही चुका था अमेरिका में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब से जिस तरीके की इनकी नजदीकी थी और जिस तरीके से इन्होंने जाके अमेरिका में एक राष्ट्रपति के, एक पार्टी के फेवर में कैंपेन किया था, उसे दूसरों ने नोटिस किया कि भाई ये अपनी मर्यादा का, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके अब हमारे मामले में इंटरफियर कर रहा है। तो उन्होंने उसका संज्ञान ले लिया था और वो वक्त के इंतजार में थे। जब इन्होंने ये हरकतें करनी शुरू करी यूक्रेन युद्ध के बाद, तो जिसमें इनको ये कह के पहले सराहा गया कि भाई आप तो इस युद्ध को खत्म करवा सकते हैं, दोनों के बीच में मध्यस्थता करवा सकते हैं,
वो सारी की सारी छवि पहला झटका 23 जनवरी को लगता है। और ये झटका कितना बड़ा होता है। एंडरसन, जिसका नाम हिंदुस्तान में उस वक्त तक चंद 100 लोगों ने सुना होगा, रवीश ने भी नहीं सुना था, बहुत जानकार है, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी नहीं सुना था, अंजना ओम मोदी को तो सुनना ही नहीं चाहिए, रूबिका लियाकत को सुनना ही नहीं चाहिए, इन्हें जानकारी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ के जानकार हैं उन्होंने भी इसका नाम नहीं सुना था। उसकी जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के आने के बाद, वो हमला तो अडानी के ऊपर है, वो रिपोर्ट आने के बाद मोदी जी को यहाँ पे राहत देने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस को गाइड करना पड़ता है। यहाँ पे उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और उसकी हद ये तक होती है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ये कहती है कि अडानी प्रकरण का कोई असर नहीं पड़ा है, और चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि 10.5 लाख करोड़ गायब हो गए और आप कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ा। तो 3 दिन के अंदर अंदर 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में अडानी साहब की औकात, वजूद, हैसियत वो रह गई थी आधी। इसके लिए दोषी किसे माना गया कि भारत के इन्वेस्टर का भरोसा कम हो गया। अडानी साहब ने जो ज्यादातर पैसा ले रखा वो हिंदुस्तानियों का नहीं है, और हम छोटे इन्वेस्टर्स अगर सब मिलकर भी एकजुट होकर के योग्य होना असंभव है। अगर सारे के सारे अपने शेयर्स को वापस ले लें तब भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती। दूसरी बात ये, हम अनपढ़ लोग हैं, हम लालच से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिक गेम नहीं है, हमारे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो पैसा हमारा सेफ रहे और बढ़ता रहे। तो हम किसी विदेशी की रिपोर्ट पे, जिसका हमने नाम भी ना सुना हो, अपने पैसे क्यों विड्रॉ करने लगे। और हमारे हिंदुस्तान के जो 2 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे, SBI और LIC, जिनके बारे में बाद में कहा गया कि इनका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है कि अगर अडानी डूबा तो ये भी डूब जाएंगे और देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमारे को जो इन्होंने हमारे भरोसे की कमी का जो उदाहरण हमें दिया कि इसकी वजह से अडानी गिरा है, तो वो झूठा था। ये विदेशी कुछ लोग थे, बड़े इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने इसको विड्रॉ किया और अडानी जी साहब लुढ़क गए। जब लुढ़क गए तब हम हिंदुस्तानियों को दिखाई दिए और तब हम चिंतित हुए। उसके कुछ दिन बाद स्वीडन की कंपनी ने अडानी साहब से फाइटर जेट्स बनाने का अपना ठेके में पोजीशन चेंज करने के लिए कहा, अन्यथा उसे कैंसिल करने की धमकी दे दी। पोजीशन चेंज ये करनी थी कि पहले 74% हिस्सेदारी अडानी साहब की थी, 26% विदेशी कंपनी की थी, स्वीडन की। उसने कहा कि ये सौदा रद्द मानिए, नहीं तो 74% हिस्सेदारी हमारी होगी और 26% आपकी होगी। तो देश में तो वो आज से नहीं, बहुत पहले से आ चुके हैं। भारत के अंदर जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है, एज सच हम अपने आप को बी कॉपी मानकर चलें वेस्टर्न फ्री डेमोक्रेसीज का। अमेरिका स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमने ब्रिटेन से वेस्टमिंस्टर बेस्ड मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। तो हमने जो कुछ लिया वो, और जो हम अपना गर्व करते हैं आज की तारीख तक, वो करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं। आज वही डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ना जाने क्यों उसकी डिफरेंट एजेंसीज ना जाने क्यों उन सब चीजों को खोद खोद के निकाल रही हैं जो अभी तक हमारी नजर से छुपी हुई थी। हमें ये मालूम था कि मिस्टर अडानी की ग्रोथ झूठी है, वो गड़बड़ है, वो आंकड़ों का मैनिपुलेशन है, प्रधानमंत्री से उनकी नजदीकी का लाभ उठा के भारत का बहुत बड़ा पैसा उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन ये गड़बड़ी किस लेवल की है, आखिर में होते 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 ये पता चला कि विनोद अडानी जी, जो कि इनके गौतम अडानी के, मेरे को अडानी कहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं विनोद जैन साहब, कंपनी का नाम लूंगा तो अडानी का लूंगा, और जब इन व्यक्ति विशेषों का नाम लूंगा तो जैन साहब लूंगा। तो विनोद जैन साहब जो कि बड़े भाई हैं गौतम जैन साहब के, और दुबई में रहते हैं और जकार्ता और सिंगापुर के जरिए नकली कंपनियां, शेल कंपनीज बनाकर वो धंधा करते हैं। तो अब इनका इंटरनेशनल धंधा है। तो उसने रशियन बैंक के पास अडानी समूह के शेयर्स को गिरवी रखकर पैसा उधार उठाया। व्यापारी को पैसे की जरूरत होती है, जिसकी साख होगी उसे ही पैसा मिलेगा, जिससे लोगों को कमाने की उम्मीद होगी उसे ही पैसा मिलेगा। लेकिन आप जहां से भी पैसा लेते हैं उसे आप अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं,
उसे उस देश की, जिस देश की आप कंपनी है, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई हमारी वर्थ ये है और हमने यहाँ से इतनी इतनी जगहों से इतना इतना पैसा ले रखा है। शेल कंपनीज भाई को अलग कर देना कि ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, शेल कंपनी से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जब आप ही के शेयर्स को गिरवी रखकर ये लोन लिया गया और उसे अकाउंट्स में नहीं बताया गया, तो ये अपराध हो गया खुल्लम खुल्ला। और ये हमें बताया किसने? फोर्ब्स मैगजीन, जो आज की तारीख तक 4 साल पहले से हमारे साथ क्या कर रहा था, और 20वें नंबर पे आ गए हैं अडानी जी, और 16वें नंबर पे आ गए हैं अडानी जी, और अब 12वें नंबर पे आ गए हैं अडानी जी, और अब पहले 10 रईसों में आ गए हैं अडानी जी। अडानी जी कितने बड़े रईस बनते जा रहे हैं, वो हमें फोर्ब्स मैगजीन बता रही थी। और फोर्ब्स मैगजीन ही आज हमें ये बता रही है कि ये घपले करके उन जगहों से भी लोन उठा रहे हैं और उसे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ये जानकारी भी फोर्ब्स ही दे रही है। हिंडनबर्ग साहब भी कह रहे हैं कि हाँ, फोर्ब्स की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की सही है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रूस को सबसे पहले बाहर कर दिया था बैंकिंग सिस्टम से। जब युद्ध शुरू हुआ था तो बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया था। हमने उनके साथ अपने बैंकिंग के रिलेशंस बनाए, हमारे को संतुलन बनाकर चलना था। आज वही बैंक ना अडानी कंपनी के शेयर्स ले रही है, ना उसमें ट्रेडिंग कर रही है, ना उन्हें गिरवी रख रही है। स्रोत सारे के सारे सुखा दिए गए हैं नए पैसे के। इसका सबसे पहले असर कहां पड़ेगा? कंपनी के चलने वाले प्रोजेक्ट्स पे जो कि चल रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जो सड़कों का, नई रेलवे लाइंस का, सीलोज का, ये सब चल रहा था, उसके ऊपर अब अडानी ग्रुप के पास पैसे नहीं है। तो उसने इन प्रोजेक्ट्स को कोल्ड स्टोरेज में डालना शुरू कर दिया कि भाई ठंडे बस्ते में इन्हें डालो, जब पैसे आएंगे तब देखा जाएगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सिर्फ एक यूपी में सुनने में आया कि एक मेरठ से लेके और इलाहाबाद प्रयागराज वाला जो ये हाईवे नया बनना है, जिसमें मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ के बाकी सब के ऊपर उन्होंने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है और इसी प्रोजेक्ट को वो तैयार कर रहे हैं। ऐसे और ना जाने कितने हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक हालत ये थी कि ज़मीनें ले ली गई, रेलवे लाइनें बिछा दी गई, सीलोज बना दिए गए, और फिर कानून आया कि पूरे देश का अनाज जैन साहब के इन गोदामों में भर दिया जाए। आज वो अवस्था नहीं है। आज नए प्रोजेक्ट्स के लिए पास पैसा नहीं है। डूब रहा है अडानी। अडानी ग्रुप डूब नहीं रहा है, डूब चुका है। इसके अंदर जो पैसा चला गया है, अब वो पैसा बहुत साल तक रिकवर होने की पोजीशन में नहीं है। इसमें मोदी जी का क्या दोष है? मोदी जी का दोष ये है कि वो गुजराती व्यापारी हैं, राजनीतिज्ञ नहीं है। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए। अब इसमें फर्क क्या होता है व्यापारी के सत्ता में आने का, कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन था, मैं अपने खून पसीने की कमाई से 11 साइकिलें खरीद के एक नौजवानों की टीम के साथ, बड़ी एनर्जेटिक और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत समझदार लोगों की एक युवाओं की टीम के साथ दिल्ली भर में घूमता था और नारे लगवाता था। मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। एक दिन मुझे बाराखंबा रोड पे स्पीच देनी थी न्यूज़पेपर हॉकर्स के बीच में। वहाँ पे 500-700 लोग जमा थे। तो मेरा गला खराब था, पका हुआ था, तो मैंने कहा कि भाई मैं आज बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, तो आज मैं स्पीच नहीं दे रहा। तो लोगों ने कहा कि नहीं स्पीच दो आप, चाहे कम बोलो। तो बात तो कम और ज़्यादा की नहीं थी, बात पूरी कहने की थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके सामने 3 डायलॉग बोलूँगा, आप उन डायलॉग के बोलने वाले का नाम बता दीजिएगा, तो मेरा मैसेज क्लियर हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। जब ये बात तय हो गई तो मैंने पहला डायलॉग बोला, भाई और बहनों, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। बहुत जोर की आवाज उठी, मोदी मोदी मोदी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आपने सही पहचान लिया। फिर कुछ ही दिन पहले केजरीवाल साहब कह चुके थे, तो मैंने उनकी स्टाइल में उन्हीं का वो डायलॉग बोला, मैं बनिया हूं, धंधा समझता हूं। तो जिन लोगों ने सुना होगा, जितने मोदी जी के नारे लगा रहे थे, उसके 10% ने कहा केजरीवाल केजरीवाल। मैंने कहा ठीक है, आप भी समझ गए, सही हुआ।
फिर मैंने तीसरा डायलॉग बोला, जिस देश का राजा व्यापारी होता है वो देश भिखारी होता है। और अब सन्नाटा था। 1 मिनट के इंतजार के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 2600 साल पहले आचार्य चाणक्य के कहे हुए इस स्टेटमेंट को मैं किस खाते में डालूं? हम लोग किसी से भी कोई भी उम्मीद कर लेते हैं, आस्थावान लोग हैं। राजनीति हमारे चरित्र में नहीं है, राजनीति हमारे खून में नहीं है। स्वामी विवेकानंद हमको बता गए। हमने अपने गैर राजनीतिक चरित्र का इस राष्ट्र ने कितनी बड़ी बड़ी कीमतें अदा करी हैं और किस तरह ये अपने रास्ते से भटका है, क्या क्या इसने उसका दंड भरा है। अगर मैं आपको ये बताने लगूं तो कई एपिसोड निकल जाएंगे। हमने व्यापारी पे भरोसा करा, एक नकली व्यक्ति के ऊपर भरोसा करा। हमने इनके राम के नाम पे, राम हमारे लिए आस्था का प्रश्न था, इन्हें हमारी राम की भावनाएं भड़का के सत्ता लेनी थी। इन्होंने राष्ट्र, गुजरात से सबसे कम लोग सेना में भर्ती होते हैं और सबसे कम शहीदों के शव गुजरात पहुंचते हैं। और उस गुजरात ने राष्ट्रवाद की बात करी, 56 इंच के सीने की बात करी। उस व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को अपने बहुत नजदीक रखकर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी नजदीकियों का जो लाभ उठाने को दिया। और हिंदुस्तानी तो आप जानते हो, चाहे यहाँ IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कोई हो, सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं रखता। नौकरी करके बच्चे पालने होते हैं, ससुराल वालों पे रौब गांटने होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी पे, कमजोरों पे रौब गांटने होते हैं और जबर को सलाम करना होता है। इसके अलावा एक DM और SSP SP कुछ करता नहीं है। यही हाल लगभग जुडिशरी का था। तो इन लोगों ने, ये जितने नियामक थे, जितने बैंक्स थे, इन लोगों ने उस वक्त सत्ता को खुश करने के लिए अडानी जी के ऊपर अंधाधुंध आंख मूंद कर दांव लगाए और पैसे ऐसे डाले कि ये अपने तो मुफ्त का चंदन, घिस मेरे रघुनंदन, जनता के पैसे थे। इन लोगों ने वो पैसे अडानी साहब के ऊपर लगाए और अडानी साहब ने उससे शेयर्स और शेयर्स की कीमत बढ़ा के और अगले कर्जे और उससे और अगले कर्जे, ये सब करते रहे। इनकी सब जानकारी में था, ऐसा नहीं है कि इनकी जानकारी में नहीं था, ये सब इनकी जानकारी में था। जो जानकारी में नहीं था वो मोदी जी की ये नहीं था कि उनके गुब्बारे को हवा वेस्टर्न डेमोक्रेसी दे रही है। मोदी जी को नहीं पता था कि हिंडनबर्ग कोई रिसर्च करके पेपर तैयार कर रहा जो इतना डैमेजिंग होगा। मोदी जी को नहीं मालूम था कि स्वीडन जो है वो एग्रीमेंट कैंसिल करने की धमकी दे रहा है। मोदी जी को नहीं मालूम था कि बैंक, विदेशी बैंक अडानी साहब के साथ डील करने से मना करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो अडानी साहब की कंपनियों को डीलिस्ट करेंगे। BBC गुजरात दंगों के टाइम की BBC इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेगी। ये सारी की सारी चीजें जो इनकी नजर वहां से हटी, उसके लिए दोषी कौन है? सुपर कॉप, पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करने वाला भारत का सुपर जासूस। जैसे हमारे पास एक सुपर मर्द, सुपर हीरो आया प्रधानमंत्री बनके, ऐसे हमारे पास रक्षा में एक सुपर जासूस आया अजीत डोभाल। उसे इन मामलों में से किसी की कोई जानकारी नहीं थी। सरकार को सोते की अवस्था में पकड़ा गया। अडानी साहब को झटका मारा गया इस वजह से कि वो मोदी जी के करीब है और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। नौबत आते आते ये आ गई कि G7 की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर सिक्योरिटी मीटिंग में जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका का बहुत बड़ा रईस और बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, मोदी लोकतांत्रिक नहीं है और भारत में एक नई लोकतांत्रिक। तो हम जियोपॉलिटिकल के अंदर भंवर में फंसे और उसका पहला परिणाम हमें जो दिखाई दे रहा है आंख से, वो है अडानी का पतन, जिसमें पैसे हमारे भी हैं। हम बिना पैसों के भी, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर इस टाइम पर
हमें एक अस्थिर राष्ट्र मिलेगा तो क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे कौन एक्शन ले सकता है? संसद पूरी तरीके से, संसद सदस्य गुलाम है। मोदी जी देश से बड़े नहीं है, बीजेपी से बड़े नहीं है। वो बीजेपी को जिता लेते होंगे, लेकिन वो उसके संस्थापक भी नहीं है, उसके जन्मदाता भी नहीं है। उनसे पहले और बड़े नेता भी हुए हैं, उनके बाद भी हो सकते हैं। मोदी जी आरएसएस से भी बड़े नहीं है, और ये सारे मिलके भी देश से बड़े नहीं है। अगर इस टाइम पर कोई भी कार्रवाई ऐसी होती है जिससे चोट मोदी पे मारी जाए और कीमत देश अदा करे, तो हमें देश के हित के लिए सोचना पड़ेगा। चाहे उसके लिए हमें कुछ कदम ऐसे भी उठाने पड़े कि लोग हम पे ये इल्जाम लगाएं कि भाई ये तो मोदी समर्थक हो गए। मोदी जी के जैसे फेवर में एक नैरेटिव बना हुआ है मीडिया का, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का, ऐसे ही एक नैरेटिव अब विरोधियों ने चुन लिया। कुछ मोदी जी को गाली बकते हैं, कुछ मोदी जी की तारीफ करते हैं, कुछ उसे अवतार मानते हैं, महामानव मानते हैं, कुछ उसे चोर बेईमान मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में देश पे से फोकस हटता जा रहा है। और जो हम कीमत अदा करें, मोदी फेल हो जाए, आप पे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो अपनी मेहनत की कमाते हैं और खाते हैं। लेकिन अगर देश फेल हो जाए तो हम सब पे फर्क पड़ेगा। इस वक्त जो सबसे ज्यादा लॉजिकल स्टेप है वो ये है कि अडानी साहब को एक व्यापारी मात्र मानते हुए उनके खिलाफ जितनी तरीके के उन्होंने अपराध किए सबकी जांच होनी चाहिए, उन्हें पर्याप्त दंड मिलना चाहिए, और ऐसा दंड होना चाहिए जो कॉरपोरेट सेक्टर में इन वैश्य वर्ग के, इन जैनियों के दिल में इस बात को, व्यापारियों के, पूंजीपतियों के दिल में इस बात को भय पैदा करे कि अगर वो इस तरीके के व्यापार में गड़बड़ करेंगे जिससे राष्ट्र अस्थिर होता है, तो उनकी जगह उन अट्टालिकाओं में नहीं है, हजारों करोड़ की कोठियों में नहीं है, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। और अगर अडानी जी को ये करने के लिए बीजेपी को पॉलिटिकली मोदी जी को भी उसके साथ पैकेज बना देना चाहिए, तो मोदी जी का भी पैकेज बंडल बांध देना चाहिए। क्योंकि मोदी जी की गलती को बचाने के लिए अगर राष्ट्र को कीमत अदा करनी पड़े तो फिर इसमें बीजेपी के सांसदों को भी करनी पड़ेगी। अभी तो हालात बहुत सुधर गए हैं, नहीं तो एक समय आ गया था किसान आंदोलन के टाइम पर कि जब इन्होंने सिखों को खालिस्तानी, मुसलमानों को तालिबानी, जाटों को जाटिस्तानी बताना और इनका उपहास और इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, इन्हें गाली देनी शुरू कर दी थी इसी व्यापारी वर्ग ने, तो उनके अंदर भी आक्रोश एक जन्म ले रहा था, उनकी भी अपनी भावनाएं थी। तो मैंने भी सिंघू बॉर्डर पर इस बात को सुना था कि भाई अब इनका इलाज बांधना है। अब लाला हमारे अनाज पे नजर नहीं रख रहा, अब लाला हमारी जमीन पे नजर रख रहा है। अब हर कोई तो अडानी है नहीं। अगर ये वर्ग संघर्ष हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के, राजस्थान के, देश के गांव देहात में जाएगा और वहां किसान और वैश्य वर्ग आमने सामने बंदूक लेके हो जाएंगे, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। तो मोदी जी को, अडानी जी को तो छोड़ना अब लाजमी है राष्ट्र हित में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी गद्दारों के हाथ में है। आरएसएस की थिंकिंग, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो राष्ट्र की बात करके राष्ट्र घातक होते चले जा रहे हैं। और अडानी साहब के साथ जाने में अगर नजदीकियां इस कदर हो मोदी जी की कि उनका भी जाना तय हो, तो उनको भी भेजना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र अब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 24 में जीतेगा कौन, सरकार किसकी आएगी, राजनीति कैसे चलेगी, मैं आपसे क्या बताऊंगा, आप सुन के फिर खाना खाने चले जाएंगे, फिर हुक्का लेके बैठ जाएंगे, दूसरे दिन फिर अपने खेत में लग जाएंगे। अब वो नौबत नहीं बच रही मेरे दोस्तों। अब क्लियर कट, बिल्कुल साफ डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। और एक वकील की हैसियत से और राष्ट्र की चिंता थोड़ी सी दिल में रखता हूँ और थोड़ी सी समझ इस बात की रखता हूँ कि भाई, चूंकि वकील जो है वो कभी क्राइम की जगह पे नहीं जाता, ना वो इन्वेस्टिगेशन करता, ना वो ट्रायल करता,
लेकिन वो जज को इस बात के लिए समझा लेता है कि ये आदमी दोषी नहीं है, क्योंकि वो उसके पास 2 डायमेंशनल शब्दों को पढ़ने के बाद, द्विआयामीय शब्दों को पढ़ने के बाद उसके पास विजुअलाइजेशन की वो पावर होती है कि वो ये इस बात की जानकारी कर लेता है कि मैं जिसका मुकदमा लड़ रहा हूँ ये बेगुनाह है कि गुनहगार है। तो उसी चीज को, उसी एक्सपीरियंस को, अपने उसी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए मैं आज इस बात को आपसे कहूँगा कि आप भी इस बात के लिए अपनी बातचीत में लाना शुरू करें कि अडानी मस्ट गो, अडानी को जाना ही पड़ेगा, उसकी जांच होनी चाहिए, जो जो अपराध किए हैं, जिस जिस तरीके के अपराध किए हैं उनका दंड उसे मिलना चाहिए। इस लापरवाही का दंड के प्रधानमंत्री मोदी ने उसे अपने नजदीक रख के अपने आप को इस तरीके से जोड़ लिया कि अगर उस पर चोट पड़ती है तो मोदी जी के ऊपर असर आता है, तो देश पर असर ना आए, मोदी जी को भी जाने देना चाहिए। ये बात उन्हें हम लोगों को बीजेपी वालों से भी कहनी चाहिए, ये बात हमें आरएसएस वालों से भी कहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों राष्ट्र तो चलेगा, राष्ट्र तो रहेगा, ये गुजराती रहें या ना रहें, बीजेपी रहे ना रहे, आरएसएस रहे ना रहे, राष्ट्र रहेगा। और राष्ट्र को स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम इन सब से मुक्ति पाएं। दूसरी आपको एक मैं महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सब्सक्राइब बहुत नहीं किया, आप लोगों ने चंदा तो 2-4 के अलावा, मेरे दोस्तों के अलावा, पर्सनल के अलावा किसी ने नहीं दिया, लेकिन हाँ ये ऑफर ज़रूर मेरे पास आ गया मेरी पिछली कुछ बाइट्स देखने के बाद और कुछ सोशल मीडिया पे वो देखने के बाद कि अगर हम आपको सपोर्ट करें, फंड करें, तो आपको अपना थोड़ा सा बहस का एंगल चेंज करके, आर्गुमेंट का एंगल चेंज करके इसे एंटी मोदी करने के बजाय इसे जो है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दें। तो मैं भी इस वक्त एक इम्तिहान पे, एक दोराहे पे खड़ा हुआ हूँ। एक तरफ थोड़ा सा आसान रास्ता है, एक तरफ थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, और मेरी भी मजबूरी है कि मैं लेफ्ट को लेफ्ट कर देता हूँ, राइट को राइट। कष्टों में आज तक रहे हैं, आज तक संघर्ष किया है, आज तक सच बोला है, आज तक दलाली नहीं कमाई है, आज तक फरेब नहीं किया है, आज तक किसी का एक पैसा नहीं मारा है। तो हम बिल्कुल ईमानदारी से, चाहे पैर में छाले पड़ जाएं, हमें कांवड़ उठाने का भी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे पैर में छाले पड़ जाएं, चलेंगे हम मुश्किल रास्ते पे ही। पर दोस्तों सब्सक्राइब करो, साथ जुड़ो, क्योंकि नारों से अलावा, आंकड़ों से अलावा सच क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सच से आपके और मेरे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अडानी के बच्चे तो विदेश चले जाएंगे, अंबानी के बच्चे तो विदेश चले जाएंगे, सेफ हेवन्स ढूंढ लेंगे, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये जो राजनीति का मॉडल बनाया है हिंदू मुसलमान का, जात का, 2080 का, एक बार को इसे थोड़ा सा अपनी सोच से दूर रखकर भारत के बारे में और राजनीति के बारे में सोचने की कोशिश करें। तफसील से कब कब, कहाँ कहाँ, क्या क्या हुआ, ये हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। और जियो पॉलिटिकल में भारत अब किस भंवर में फंसा है और इसकी क्या गति होगी वो आपको बताएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आंदोलन के टाइम पर भी मुझसे सोशल मीडिया वाले कहते थे कि वकील साहब आप जो बात कहते हो 5 दिन बाद वो सारे के सारे लोग कहने लगते हैं। अभी तक जो पुण्य प्रसून बात पे ही रवीश जी ये सारे के सारे बात कर रहे थे सिर्फ आर्थिक आयाम की, अब उन्होंने भी जियो पॉलिटिकल का, अशोक वानखेड़े, जितने बड़े नाम हैं ये सब जियो पॉलिटिकल की ये बात करने लगे हैं। लेकिन इनके पास अभी वो एक्सपर्टीज नहीं, ये पत्रकार मात्र हैं, जो इनके पास आ जाता है ये उसे अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। और हमारे पास एनालिसिस करने के लिए एक ऐसी ही टीम है जो अपने आप में पारंगत है। उसमें हाईकोर्ट के वकील हैं, उसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, उसमें रिसर्चर्स हैं। तो इस एनालिसिस को हम आपके सामने पेश करते हैं, खबरों को पेश नहीं करते हैं, इसे सरल बनाने की कोशिश करते हैं और पूरे आंकड़े आपको देने के बजाय उसका निष्कर्ष एक लाइन में देने की कोशिश करते हैं। तो
थोड़ी सी राजनीतिक सोच रखें, एक दूसरे के प्रति नफरत थोड़ी कम करके, और ये समझिए कि अगर जहाज डूबेगा तो उसमें ब्राह्मण भी डूबेगा, क्षत्रिय भी डूबेगा, वैश्य भी डूबेगा, मुसलमान भी डूबेगा, हिंदू भी डूबेगा, अगड़ा भी डूबेगा, पिछड़ा भी डूबेगा, दक्षिण का भी डूबेगा, उत्तर का भी। अब आपका राष्ट्र निशाने पर है और आप ही के सहज, सरल और बुद्धि यही राष्ट्र को बचा सकती है। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली बार फिर मिलते हैं एक डीप एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जिए हिंदुस्तान।